हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री के होने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी जिनको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस करने की गलती मत कीजिएगा। ओके। और ये जो क्वेश्चन है, इनके आप आंसर्स देने की कोशिश करना और लास्ट में आप इन सभी क्वेश्चंस को देख के बताना कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको आता था। ठीक है, तो लास्ट में ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसमें पूछा है कि जो सांद्रता है यानी कि जो कंसंट्रेशन है, वो उसकी कौन सी वो इकाई है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्या नहीं करती है? ओके, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है मोलरता, नॉर्मलता, मोललता या फिर ग्राम प्रति लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा मोललता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की, जो हमारे पास शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता आपको बतानी है। 18.0 मोल, 10.0 मोल, 5.5 मोल एंड 55.5 मोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 55.5 मोल इसका आंसर हो जाएगा। जो शुद्ध जल की मोलरता होती है वो 55.5 मोल होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन एवं टोलुइन का मिश्रण। बेंजीन और जो टोलुइन होता है, जब उन दोनों का हम मिश्रण बनाते हैं तो वो एक आदर्श विलयन होता है, अनादर्श विलयन होता है, स्थिर क्वाती मिश्रण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो विलयन यानी कि जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, समुद्र के लवणीय जल से, लवणीय जल का मतलब जो खारा जल होता है, क्योंकि हम जानते हैं समुद्र में जो जल पाया जाता है वो खारा होता है, उस जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि, यानी कि समुद्र का जल लीजिए और उसको जैसे हम शुद्ध जल में परिवर्तित करते हैं तो वो परिवर्तित करने की जो विधि है, जो मेथड है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है अपकेंद्रण विधि, अवसादन विधि, प्रतिलोम परासरण विधि या जीव द्रव्य संकोचन विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिलोम परासरण विधि। इसमें क्या होता है कि अर्धपारगम्य में झिल्ली से हम जो लवणीय जल है उसको शुद्ध जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिलोम परासरण विधि। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी गणना की जा सकती है। आपको सिंपल फॉर्मूला बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 लगा के उसका आंसर बता दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शुष्क लैक्लांस से सेल में कैथोड, जो यहाँ पे शुष्क लैक्लांस से सेल होता है उसमें जो कैथोड की जो छड़ होती है, यानी कि कैथोड जो होता है उसकी जो रॉड होती है वो किसकी होती है, जिंक पात्र की, MnO2 की, या ग्रेफाइट छड़ होती है या फिर NH4Cl होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट की छड़, यानी कि शुष्क लैक्लांसी सेल। भाई आप लोगों ने घड़ी में जो सेल लगाते हो, जब उस सेल को तोड़ते हो आप, तो उसके अंदर से एक सीधी यानी कि एक पेंसिल जैसा काला काला पदार्थ निकलता है, वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट की छड़ होती है। ठीक है ना, वो कैथोड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चालकता की इकाई है। यहाँ पे चालकता की इकाई आपको बतानी है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है एस सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है सी, यहाँ पे है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो भैया सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी। यानी कि जो चालकता है उसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है और एस सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। ये एस जो है यहाँ पे, इसको हम सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंस। ठीक है, यानी कि जो ओम इनवर्स होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंस। क्या बोलते हैं? सीमेंस। ठीक है,
इसको हम सीमेंस बोलते हैं, जिसको हम एस से लिखते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ है, यानी कि जो अच्छे चालकत्व वाले जो विलयन होते हैं वो कौन से पदार्थ हैं, यानी कि किस तरीके के वो पदार्थ होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य या फिर उत्प्रेरक। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबल वैद्युत अपघट्य, यानी कि जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण में लोहे की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, यानी कि जो हमारे पास गैल्वेनीकरण जो मेथड होता है उसमें लोहे की जो सतह होती है, यानी कि सरफेस जो लोहे की होती है उस पर जो परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण में, वो किसकी होती है। यहाँ पे ऑप्शन है CU, C, ZN, Ni। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ZN, यानी जिंक। जो लोहे की सतह है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करती है। निम्न में से कौन सी धातु है जो अम्ल से, किससे, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो ऑप्शन है Mg, Na, Cu एंड Zn। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Cu, यानी कि कॉपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, तांबा। क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। इससे अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साम्य अवस्था पर सेल EMF होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शून्य, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है और उसका जो अर्धायु होता है वो किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करिए। ओके, इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करिए। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही बताओगे। ओके, ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा सही होगा वो आप मुझे कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 लगा के। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्धायु काल 2.2 गुना। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसमें मेरे को कि इसका जो आंसर है वो ए और बी में से कोई एक, लेकिन मैंने इसको आंसर आपको बताया है 2.2 गुना। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा निम्न के बराबर होगी। यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उसके लिए सक्रियण ऊर्जा किसके बराबर होगी। इन 4 ऑप्शंस में से आप मुझे राइट आंसर कमेंट करिए कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, यानी कि जो यहाँ पे ए की पावर 0 हम लिखते हैं, उसके लिए जो अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि T½ समानुपाती होगा A0 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे यदि वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया वेग के समान हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 0। ओके, यानी कि जब हम वेग स्थिरांक की इकाई को अभिक्रिया वेग के समान कर दे तो अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध, यानी कि आपको रिलेशन बताना है किसमें, वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में, किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे जो के बराबर है 0.693/T½ ये इसका राइट आंसर होगा। आप अपना जो फॉर्मूला है उससे आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है F ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे F ब्लॉक तत्वों की बात की गई है, F के बारे में। इनका जो ऑक्सीकरण सामान्य यानी नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, +3 इज राइट आंसर। ओके, इसका जो +3 है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण निर्धारण के लिए सूत्र। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है,
ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए आप, म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 1, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका जो वीबीटी सिद्धांत है उसके अंदर ये काम आता है और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, सभी वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4f7 5d1 6s2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन में उपस्थित तत्व, विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन में उपस्थित तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CO, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस उपसह संयोजक यौगिक का उपयोग कैंसर में ट्यूमर वृद्धि को रोकने में किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट होगा, सिसप्लाटिन। क्या हो जाएगा? सिसप्लाटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं। एक दंतुक हो गया, द्विदंतुक हो गया, बहुदंतुक हो गए, इनके आपको एग्जाम्पल आने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। ओके, तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना। ओके, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको भी देने होंगे, तभी तो पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्लोरोफॉर्म को वायु तथा प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है तो बनता है। देखिए, जो क्लोरोफॉर्म होता है यानी कि जो CCl4 होता है, उसको जब वायु तथा प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है तो क्या बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फॉस्जीन, यानी कि जो फॉस्जीन गैस होती है वो बनती है। ओके, जब क्लोरोफॉर्म को क्या करा जाता है, वायु या प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक कौन सा होगा इनमें से बताइए? द्वितीयक ब्यूटेनॉल, तृतीयक ब्यूटेनॉल, एन प्रोपेनॉल या एन ब्यूटेनॉल, इनमें से आंसर आप मुझे कमेंट करना क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, कहीं से भी ढूंढ के आप इसका आंसर मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है उसकी उपस्थिति में एक अभिक्रिया होती है जो कि फिनॉल को क्या करा जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म कर किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिनोलेप्थेन हो जाएगा। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एल्कोहलों की जल में विलेयता का कारण। जो एल्कोहल होता है, क्या एल्कोहल होता है, उसको जब जल में मिलाया जाता है तो जल में वो घुल जाता है, बेसिकली घुल जाता है ना, आप जानते हो इस बात को। तो ठीक है, तो उसका जो घुलने का जो कारण है यानी जो विलेयता का जो कारण है वो क्या है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन है आयनिक बंध, सह संयोजक बंध, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जल के जो अणु होते हैं ना वो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, इसलिए एल्कोहल जल में घुल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल व फिनॉल में विभेद किया जा सकता है। एल्कोहल और फिनॉल में विभेद किसके द्वारा किया जा सकता है? इनमें से आप राइट आंसर कमेंट करिए। ओके, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक एल्कोहल व अम्ल के मध्य क्रिया कहलाती है। एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य जो क्रिया होती है यानी कि जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जल अपघटन, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजनीकरण या फिर एस्टरीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्टरीकरण। ओके, क्या हो जाएगा? एस्टरीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड है। कमरे का ताप जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को देखते हैं तो वो किस प्रकृति में होता है? गैसीय प्रकृति में। किस में? गैसीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है भाई, स्टीफन अपचयन अभिक्रिया में अपचायक होता है। स्टीफन अपचयन अभिक्रिया
बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है भाई, ठीक है। इसमें जो अपचायक होता है, जो अपचायक के रूप में जो काम आता है वो क्या होता है हमारे पास, ऑप्शन सी, यानी कि टिन क्लोराइड, ओके, या फिर हाइड्रोक्लोराइड, ओके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एमाइडो का एमीन में परिवर्तन निम्न के द्वारा किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है भाई, इसका है हाफमान अभिक्रिया, यानी हाफमान अभिक्रिया जो है इसके द्वारा एमाइडो का एमीन में परिवर्तन किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन एक तेल होता है जो कि किसका तेल होता है, ऑप्शन बी मिरवेन का तेल, किसका, मिरवेन का तेल होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा एमाइड को एमीन में बदला जा सकता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा हाफमान निम्नीकरण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है ट्राईमेथिल एमीन की संरचना होती है। ट्राईमेथिल, क्या ट्राईमेथिल, जिसमें 4 मैथिल समूह जुड़े हो, क्या हो, 4 मैथिल समूह जुड़े हुए किसके साथ, एमीन के साथ, तो वो कैसी संरचना हो जाती है, पिरामिडीय संरचना, ओके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से डाइसैकेराइड शर्करा है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड शर्करा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट है यहाँ पे दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा कहा जाता है, किसको कहते हैं दुग्ध शर्करा, बताइए इसमें से राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोस, ऑप्शन सी, इसको क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे आरएनए की संरचना होती है, आरएनए की संरचना, आरएनए की संरचना बताइए, एक कुंडलित, द्विकुंडलित, त्रिकुंडलित। देखिए भाई इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी मैं रिकमेंड करूँगा कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ओके। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज का जल अपघटन देता है, सुक्रोज का जल अपघटन क्या देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज ये देता है। जब सुक्रोज को भागों में तोड़ते हैं हम तो ये 2 भागों में टूटता है, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु में, ओके। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है स्टार्च किस इकाई का बहुलक है, स्टार्च किस इकाई का बहुलक है भाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज का ये बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे प्राणी स्टार्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्राणी स्टार्च के रूप में किसको माना जाता है, यानी किसको जाना जाता है भाई, ग्लाइकोजन को, किसको, ग्लाइकोजन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे वसा में विलेय विटामिन नहीं है, जो वसा होती है उसमें विलेय नहीं है विटामिन, कौन सी विटामिन है जो कि विलेय नहीं होती है वसा में, वो है विटामिन सी, ओके। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी थायमिन, यानी कि थायमिन ऐसा क्षारक होता है जो कि डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये थे आपके कंप्लीट 43 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के थे, ओके। तो ये जो 43 क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, एग्ज़ाम में इनमें से आपको 100% देखने को मिलेंगे, ओके। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, और आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर मालूम थे, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।